Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर जिसमें हम सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट से। तो क्यों न्यूज़ में था ये? तो बेसिकली ये जो एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये न्यूज़ में था। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट के। तो बेसिकली नाम से ही देखो कि क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करेगा, प्रोहिबिट करेगा, है ना, और उसको रिड्रेस करेगा। अगर किसी के साथ हो गया है तो उसको एड्रेस करेगा, है ना। तो यही एक्ट है, बेसिकली यही इसका मेजर प्रोविज़न है कि अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे तो उसको डील करना, उसको प्रिवेंट करना, उसको प्रोहिबिट करना। अगर किसी के साथ हो गया है तो उसको प्रॉपर कंपेंसेशन और वो सब देना, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्ट डील करता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कवर्ड है? इसमें बेसिकली क्विड प्रो को हरासमेंट कवर्ड है, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट कवर्ड है, जिसमें मान लो क्विड प्रो हरासमेंट क्या होता है? बेसिकली मान लो कोई वुमेन है ना, उसका कोई मैनेजर है ना, तो वो उसको मान लो प्रमोशन दे देता है। वो बोलता है मैं तुमको प्रमोशन दे दूंगा बट तुमको मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा जो सही चीज़ नहीं है ना। हो सकता है कोई सेक्सुअल फेवर मांग रहा हो या फिर कोई भी XYZ चीज़ें मांग सकता है। तो इसको कहते हैं क्विड प्रो को, मतलब आपको वो के बेनिफिट दे रहा है ना, इन रिटर्न फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट करेक्ट या नॉट राइट, है ना। तो तो उसको हम बोलते हैं क्विड प्रो हरासमेंट, ठीक है, क्विड प्रो को हरासमेंट। तो वो कवर्ड है इसमें, है ना। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, जैसे कि मान लो आप पे कमेंट्स मारे जा रहे हैं, है ना, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे या किसी भी चीज़ पे आपके कमेंट्स मारे जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। तो इन सबको बेसिकली ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। इसको बेसिकली कौन सा एक्ट डील करता है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस से डील करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है। और मान लो अगर ऐसा भी तो हो सकता है यार, हमेशा मेन गलत थोड़ी होता है, वुमेन भी गलत हो सकती हैं, इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो उस मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसमें सेफ गार्ड्स भी हैं। अगर कोई फॉल्स या मलिशियस चार्जेस मान लो कोई वुमेन लगाती है किसी पे, है ना, मान लो उसने किया नहीं है और ज़बरदस्ती का चार्ज लगाया जा रहा है उस पर, है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसमें सेफ गार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसके अंडर एक शी बॉक्स है। शी बॉक्स जैसे एक पोस्ट बॉक्स होता है ना, इस पोस्ट बॉक्स में क्या होता है, आप चिट्ठी डालते हो, तो शी बॉक्स में क्या होता है, वुमेन अपनी कंप्लेंट डाल सकती है रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, है ना। तो वो इस शी बॉक्स के अंदर है। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि ये शी बॉक्स क्या है ना, तो बेसिकली इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे या जो वुमेन है वो अपने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकती हैं, ठीक है, एट वर्क प्लेस। तो ये है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड चीज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या न्यूज़ में था? चाइल्ड मैरिज, ठीक है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक टास्क फोर्स क्रिएट हुई है जया जेटली के अंडर, है ना। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये जो टास्क फोर्स है जया जेटली के अंदर वो किससे रिलेटेड है? वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि ये जो एज है मदरहुड का, मैरिज का, इनको रीडिफाइन करने की बात की गई है, इनको चेंज करने की बात की गई है ना। तो बेसिकली क्या एग्जामिन करेगी ये टास्क फोर्स? तो पहला तो ये है कि ये जो मिनिमम एज है गर्ल्स के लिए उसको रिवाइज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद ये इसीलिए बनी है, इसके प्रोविजन देख लो क्या क्या है। टास्क फोर्स पहला चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो टास्क फोर्स है जया जेटली वाली किससे रिलेटेड है? चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। क्या प्रोविजन है कि भाई जो मिनिमम एज है मैरिज गर्ल्स के लिए, जो मिनिमम एज है अभी 18 है ना, तो उसको रिवाइज़ करेगी, ठीक है। और भी मैटर्स जो हैं जैसे एज ऑफ मदरहुड, इम्पेरेटिव्स ऑफ लोअरिंग MMR और न्यूट्रिशनल लेवल्स जो हैं, रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनको ये एड्रेस करेगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्ट आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, है ना। तो उसमें क्या एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या था? बेसिकली जो एज ऑफ कंसेंट होता है सेक्स के लिए, है ना, उसको बढ़ा दिया था 10 to 12 ईयर्स, है ना। तो मतलब 12 ईयर्स के बाद जो है आपको कंसेंट, 12 ईयर्स के अंदर सॉरी, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। आप बिना कंसेंट के अगर आप सेक्स करते हो तो दैट इज़ अ क्राइम, है ना।
तो ये था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। उसके बाद आया चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, है ना, जिसको हम शारदा एक्ट भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज शारदा एक्ट। ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, है ना। तो इसमें क्या था, मिनिमम एज को रिवाइज़ किया गया था। तो गर्ल्स के लिए मिनिमम एज 14 साल कर दी गई थी शादी के लिए, और बॉयज़ के लिए 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। फिर इसको अमेंड किया गया था, इसको सेम एक्ट को अमेंड किया गया था 1978 में। तो इसमें जो ये 18 साल है इसको बढ़ा के 21 कर दिया था बॉयज़ के लिए, है ना। बाद में एक एक्ट और आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें क्या किया था, एज लिमिट जो गर्ल्स की है उसको 18 कर दी थी मिनिमम, और जो बॉयज़ की है वो 21 कर दी थी। जो अभी एज है बेसिकली वो यही है ना, वो अभी 18 और 21 ही है। तो वो अगर पूछा जाए कि वो किस एक्ट के थ्रू आई थी, तो वो कौन सा एक्ट के थ्रू आई थी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के थ्रू आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। चाइल्ड लेबर क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसका एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 182 किसका है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन डील किससे करता है, चाइल्ड लेबर से डील करता है। आपको ये याद रखना है कि कन्वेंशन नंबर 182 किसका है, ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। और ये किससे डील करता है, चाइल्ड लेबर से डील करता है। और न्यूज़ में था कि ये कन्वेंशन क्यों था, क्योंकि बेसिकली ये पहला ऐसा कन्वेंशन बना है ILO का जो सारे मेंबर कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया। मतलब जितनी भी 187 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ILO की, उन्होंने इसको रेटिफाई कर लिया है, मतलब साइन कर दिया है, ठीक है। अब वो इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस कन्वेंशन में है क्या, जैसे कि है कि भाई चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करेंगे, ऑब्वियसली सेफ गार्ड्स लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो इट कॉल्स फॉर प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। सारी जो फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी हैं, चिल्ड्रन स्लेवरी, उसको हम एबॉलिश करेंगे। और जो बाकी सब है, जैसे ट्रैफिकिंग हो गया चाइल्ड मैरिज की, या फिर चिल्ड्रन से मान लो गलत काम करवा रहे हो आप, आप ड्रग ट्रैफिकिंग करा रहे हो, है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। इलिसिट एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग जो हमने बात करी, प्रोस्टिट्यूशन में भी चिल्ड्रंस को यूज़ किया जाता है, तो उसको एड्रेस करेंगे, है ना। और बाकी उनके हेल्थ, सेफ्टी और मॉरल्स के लिए जो प्रोविजंस हैं उसको इन्फोर्स करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वेंशन बेसिकली इससे डील करता है। अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन जो है चाइल्ड की डेफिनेशन अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग दी गई है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो ये जो पॉक्सो एक्ट है ना, इस पर मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दे देंगे, एक नॉर्मल स्टेटमेंट देंगे, इट डील्स विद चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रंस इन हज़ार्डियस प्लेस, ऐसे करके दे देंगे। और दूसरा बोल देंगे द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन पॉक्सो एक्ट इज़ डिफाइंड एज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। अब इस 18 के साथ वो चर्चा नहीं कर देंगे, बोलेंगे लेस देन 16 ईयर्स है क्या। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चिल्ड्रंस की डेफिनेशन है वो कौन से एक्ट में कितनी एज है। तो जैसे प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, पॉक्सो एक्ट, है ना, इसमें लेस देन 18 ईयर्स को चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स को बेसिकली चिल्ड्रन डिक्लेयर किया जाता है। जो आप अगर 18 साल से कम हो, है ना, तो आपको चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंडर, ठीक है। फिर एक दूसरा एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, है ना, उसमें लेस देन 14 है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015, उसमें लेस देन 16 है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कितनी है, लेस देन 15। तो ये बेसिकली रफली आपको आइडिया होना चाहिए कि पॉक्सको में 18 है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन में 14 है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन जो चिल्ड्रंस एक्ट है उसमें 16 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में 15 है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है ये क्या करता है। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करेगा, और अगर कहीं हो रहा है तो उसको रेगुलेट करेगा, है ना। तो इसके जितने भी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड ऑफ एडोलेसेंट्स इन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो अभी ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इसमें जो है एज के हिसाब से भी दिया हुआ है। जैसे 14 साल से कम, इसमें 14 साल से दिया गया ना, 14 साल से कम के बच्चों को हम चिल्ड्रंस ट्रीट करेंगे। तो 14 साल से कम जो हैं बच्चे वो कहीं भी एम्प्लॉय नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी आप एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दे सकते 14 साल से कम बच्चों के लिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो कोई फैमिली इंटरप्राइज है, मान लो आपके पापा का बिजनेस है ना, तो आप अपने बेटे को जो 14 साल से कम है उनको वहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, तो वो अलाउड है, ठीक है, दैट इज़ अलाउड। तो फैमिली और फैमिली बिजनेस है तो उसमें अलाउड है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे आपने देखा होगा ना, एड्स में बच्चे आते हैं, जो एड्स आती हैं उसमें कभी कभार छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना। तो अगर ऐसा है कि भाई चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट है तो वहाँ उसमें भी नहीं आना चाहिए। तो ये एक्सेप्शन है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलाउड है, आर्टिस्ट और ऑडियो विजुअल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें अलाउड है, फैमिली एंटरप्राइजेज में भी अलाउड है, ठीक है। तो वहाँ पे अलाउड है और बाकी किसी चीज़ में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया 14 से कम, ठीक है, 14 साल से कम में हो गया। एक और कैटेगरी इसमें डिफाइन की गई है 14 से 18 साल में। इनको हम बोलते हैं एडोलेसेंट्स, मतलब चाइल्ड में ही कंसिडर होते हैं बट एडोलेसेंट कैटेगरी में आते हैं। तो इनको आप नॉन हजार्डियस जो ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है,
जो नॉन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस हैं उनमें आप इनको एम्प्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पूरा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो उसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, एक और स्कीम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। इसमें क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर से डील करता है तो किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आएगा। आपको ये याद रखना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। 100% इसको गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिकली चाइल्ड लेबर से डील कर रहा है तो इसमें क्या होगा, सारे फॉर्म्स जो चाइल्ड लेबर के हैं उसको हम एलिमिनेट करेंगे। नॉर्मल स्टेटमेंट जनरल, एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन इन द प्रोजेक्ट एरिया फ्रॉम चाइल्ड लेबर। तो जहाँ जहाँ चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय किया जा रहा है ना, वहाँ से उनको हटाएंगे और उनको प्रॉपर एजुकेशन और स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब यही मतलब है इसका नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स इससे रिलेटेड थी, है ना। तो पहली रिपोर्ट है वुमेन एंड ट्रेड, द रोल ऑफ ट्रेड इन वुमेन प्रमोटिंग वुमेन्स इक्वालिटी। ये किसने पब्लिश की है, ये जॉइंटली पब्लिश बाय है वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड WTO। तो देखो ट्रेड है तो WTO तो हो गई, ठीक है। तो ट्रेड है तो WTO आपको पता चल गया, और दूसरा एक आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये किसने वुमेन एंड ट्रेड वाली रिपोर्ट कौन लाया है, वर्ल्ड बैंक और WTO ने मिलके इसको रिलीज़ किया है, ठीक है। और कौन कौन सी रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, इसमें और एक है आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, इसमें लिखा नहीं है ना। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक और कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड एक और है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो भी किसका है, वो भी आपका वर्ल्ड बैंक का ही है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड एंड स्टैटिस्टिकल रिव्यू ये है, और एक वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों किसकी है, ये दोनों हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स जो है ये किसने रिलीज़ की है, इक्वल मेजर्स 2013 है, ठीक है। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसकी है, यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप समझाने वाले कुछ है नहीं, इसको तो आपको याद करना है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर आया कहाँ पे आया, कोच्चि केरला में आया। ये वैसे नॉर्मल आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर आया कहाँ पर आया, कोच्चि केरला में आया। इससे क्या होगा, ट्रेड सेंटर को लाने से क्या होगा, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को जो वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं और जो जेंडर पैरिटी है उसको आप इंश्योर कर पाओगे, ठीक है। तो वुमेन स्पेसिफिक है ना, आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और अच्छी भी बात है ना, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग हो रहा है, तो उसी दिशा में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। एक आया था कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है, माय गवर्नमेंट का जो वो पोर्टल है ना, उसने कोलैबोरेट किया है UN वुमेन के साथ। ये कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, इसमें क्या है, बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन स्टार्टअप्स, वुमेन लेड स्टार्टअप्स जो हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप कोविड-19 के थ्रू जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, उनको आप सॉल्व करिए, और उसके बेसिस पे आप मतलब उन स्टार्टअप्स को बोला जा रहा है कि आप सॉल्व करिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाइए। तो उसके लिए ये एक चैलेंज लाया गया था, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। तो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, श्री शक्ति चैलेंज, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड है, कोविड-19 है मतलब कोविड-19 के सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो लाने की बात की जा रही है, वुमेन स्टार्टअप्स, वुमेन लेड स्टार्टअप्स जो हैं वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएंगे कोविड-19 की प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, ठीक है। और एक कोलैबोरेशन किसका है, माय गवर्नमेंट और UN वुमेन का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स जो हैं उसके लिए क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि सेंटर ने अभी रिसेंटली एक नई काउंसिल कंस्टिट्यूट करी है जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है। तो सेंटर हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना होगा, 3 साल का टेन्योर होगा। कौन कौन चेयरमैन है इसका, चेयरमैन इसका है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इनके चेयरमैन कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस। और कौन कौन वाइस चेयरमैन कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। और कौन से मेंबर है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से मेंबर्स होंगे और कौन कौन सी मिनिस्ट्री से होंगे, तो हेल्थ मिनिस्ट्री से होंगे, होम मिनिस्ट्री से होंगे, माइनॉरिटी अफेयर्स, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, लेबर और लॉ, इन सब के मेंबर्स होंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे दिमाग में रखो थोड़ा बहुत, है ना आएगा तो मारने में काम आएगा। डिपार्टमेंट कौन कौन से, पेंशन, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन, ये लोग सब इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं ये भी इनके भी मेंबर्स इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं,
तो बेसिकली देखो, कोई भी काउंसिल किसी भी चीज़ के लिए बनती है, उसका फंक्शन क्या होता है? कोई भी अगर ओबीसी के लिए बन रही है, एससी के लिए बन रही है, एसटी के लिए बन रही है, तो इनका क्या फंक्शन होता है कि भाई इनके वेलफेयर को इंश्योर करना है, इनके इनके प्रमोशन की पॉलिसीज़ लाना, वही सब नॉर्मल इसमें भी होगा कि ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक स्कीम्स को लाना, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि भाई इनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स आनी चाहिए, है ना। प्रोजेक्ट्स को एवेल्यूएट करना, पॉलिसीज़ जो आ रही हैं गवर्नमेंट की उनको ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक एवेल्यूएट करना कि भाई उनका इम्पैक्ट ट्रांसजेंडर पे कैसा होगा। तो मान लो अगर कोई बुरा इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो उसको वो चेंज करेंगे, अमेंड करेंगे। रिव्यूइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ इन ऑल डिपार्टमेंट्स, जनरल स्टेटमेंट्स हैं। ये आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए है। ओबीसी के लिए अगर आपको लिखनी है तो वो भी सेम आप लिख सकते हो मेंस में, ठीक है। रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेज ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, Act provides for prohibition against discrimination against transgender person, right to self-perceived gender identity, welfare measures by government, offences and penalties and provisions। जनरल स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा। अगर देखो अगर ये प्रीलिम्स में आती भी है ऐसी स्टेटमेंट, तो आंख बंद करके सही मार के आ जाना, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना, कोई भी काउंसिल बन रही है मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, है ना, तो उसके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमेशा सही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत ही सब्जेक्टिव हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हम सही करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करेंगे, सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, वेलफेयर इंश्योर करेंगे, तो ये सब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप देखोगे तो वैसे ही मारोगे उसको आंसर, समझ में आ रहा है। और क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट के? जो ये एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, इसमें क्या है और क्या क्या है? तो क्या क्या होंगे? राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उनकी जो आइडेंटिटी है, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी देंगे, कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा उनको आइडेंटिटी, ठीक है। तो मान लो जैसे आपको सिटीजनशिप का कार्ड मिलता है ना, वैसे ही इनको ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी का कार्ड मिलेगा, उसको कौन देगा? डीएम देगा, ठीक है। रिवाइज सर्टिफिकेट में भी ऑप्टेन, इसके बाद एक रिवाइज सर्टिफिकेट अगर मान लो आपको दोबारा लेना है, ठीक है, आपने एक बार इंश्योर कर दिया कि आपकी आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उसके बाद आपको रिवाइज्ड सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको तभी ले सकते हो अगर आप सर्जरी अंडरगो करते हो और अपना जेंडर आप चेंज करते हो। मान लो ट्रांसजेंडर से आप प्योरली मैन बन गए या प्योरली वुमन बन गए, तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तभी आप जाके वो किसी पर्टिकुलर जेंडर का सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। वेलफेयर मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो क्या करेंगे? वेलफेयर क्या वेलफेयर स्टेप्स देंगे? तो स्टेप्स मस्ट बी टेकन फॉर द रेस्क्यू एंड उनके रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए। रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन मतलब मान लो उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना ट्रांसजेंडर में कम्युनिटी में जाके, स्कीम्स क्रिएट करना जो ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक हैं और ट्रांसजेंडर सेंसिटिव हैं, है ना। तो ये सब है। ऑफेंसेज है, पेनल्टीज़ क्या है? अगर मान लो कोई उनको डिस्क्रिमिनेट करता है ना, किसी शॉप पे ट्रांसजेंडर को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उनको पेनल्टीज़ उनके लिए प्रॉपर डिफाइन करी जाएंगी कि क्या पेनल्टीज़ होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको 6 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब है। फोर्स लेबर और बॉन्डेड लेबर आप नहीं करा सकते उनसे, ठीक है। आप कोई भी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे पार्क्स हो गए, है ना, कोई पब्लिक मॉल्स हो गए, उनमें आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। कोई भी पब्लिक जो चीज़ है जो सबके लिए अवेलेबल है, वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अवेलेबल होगी, तो उनमें आप डिनाई उनको नहीं कर सकते, ठीक है। और उनका फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी आप नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। फ़ाइन पड़ जाएगा आपको, जेल भी हो सकती है 6 से 2 साल तक की, ठीक है। केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने ट्रांसजेंडर पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट किया है 2015 में। तो ये आपको याद रखना है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ट्रांसजेंडर पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है, तो आप क्या बोलोगे? केरला, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के, और पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है उसने किसने फ्रेम किया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इनके साथ देखो अनजस्टिस होता है, कौन सी मिनिस्ट्री होगी? सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको बेसिकली इन रूल्स को बनाया है। क्या क्या है? क्या क्या इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं इसमें? तो बेसिकली जैसे हमने बात किया कि डीएम जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जेंडर का, ठीक है, विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ऐसा नहीं कि डीएम से बोलेगा कि भाई पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, हमको प्रूव करो कि आप हो, तभी हम देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डीएम को देना पड़ेगा वो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके वेलफेयर के लिए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, जो उनके ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनके लिए स्कीम्स और बाकी सब प्रोविजंस लाएगा, ठीक है। और बाकी एरियाज़ हैं हो गए, जैसे एजुकेशनल हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, हेल्थ स्कीम्स हो गई, वेलफेयर स्कीम्स हो गई, इन सब का रिव्यू होगा जो, और इसको ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक बनाया जाएगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक प्रोविजन इसमें लाए जाएंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप्स टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। नॉर्मल स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स लेंगी ताकि इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समझ में आ रहा है।
और इनको बराबर से ट्रीट किया जाए, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, है ना, कहीं भी हो, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जैसे उसमें था ना, जैसे मान लो फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए बना है ना, फिज़िकली डिसेबल्ड के लिए सुगम्य स्कीम और ये सब चलता है ना, कि उनके उनके स्पेसिफिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वैसे ही इसमें भी है। तो ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सेपरेट वार्ड्स होंगे हॉस्पिटल्स में, है ना, सेपरेट वॉशरूम्स होंगे उनके लिए, समझ में आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू सेट अप ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल टू मॉनिटर केसेस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। तो मान लो किसी ने उनके ऑफेंस कर दिया ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट, है ना, उनके अगेंस्ट अब्यूज़ कर दिया या कुछ भी इमोशनली अब्यूज़ कर दिया, सेक्सुअली अब्यूज़ कर दिया, तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनेगा जहाँ पे जाके उनको प्रोटेक्शन मिल पाएगा, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की बात करते हैं। तो देखो अम्बेडकर जी का मिशन है तो किस कम्युनिटी के लिए होगा, शेड्यूल कास्ट के लिए होगा, है ना। तो शेड्यूल कास्ट के लिए ही है ये बेसिकली। तो क्या है, किसने लॉन्च किया है, तो पहले तो मिनिस्ट्री हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ठीक है। किसके लिए, कौन सी कम्युनिटी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, ये किसके अंडर लॉन्च किया गया था, ये सबसे पहले तो जो वेंचर कैपिटल फंड है एससीज़ के लिए, है ना, उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं एचईआईज़ में, ठीक है, उनको हम इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करेंगे, ठीक है। और क्या क्या है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग जो शेड्यूल कास्ट का यूथ है, उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, ये तो देख ही लिया। फिर स्पेशल प्रेफरेंस टू दिव्यांगन्स, ठीक है। तो दिव्यांगन्स को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और 1000 इसमें एक टारगेट रखा गया कि 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ को हमको सपोर्ट करना है टिल 2024 थ्रू टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है कि जैसे मान लो आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो आपको गाइडेंस देता है, मेंटरशिप देता है, आपको ऑफिस देता है। तो ये सब क्या है, ये सब कौन करता है, इंक्यूबेटर करता है। इंक्यूबेटर मतलब आप जब इन्फेंट स्टेज पे हो, स्टार्टअ अभी खोला ही है आपने, है ना, तो जैसे बच्चा पैदा होता है इनिशियली, है ना, तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं ना, ताकि मतलब प्रॉपर उसको फैसिलिटीज़ मिल पाएँ। तो वैसे ही स्टार्टअप के लिए भी, कंपनी के लिए भी वो एज अ इंक्यूबेटर काम करता है। जब नया नया स्टार्टअप बॉर्न होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रो कर पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर कंपटीशन में उसको क्रश कर दें, ठीक समझ में आ रहा है। तो वैसे ही उसी इंक्यूबेटर्स के थ्रू हम इनको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो TBIs हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जो हैं, ये किसके अंडर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हैं इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, और क्या क्या है, सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे स्टार्टअप आइडियाज़ को, उनको मेंटर करेंगे, है ना, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके, नए नए स्टार्टअप्स को लें शेड्यूल कास्ट में भी, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इंसेंटिवाइज स्टूडेंट्स विद इनोवेटिव माइंडसेट टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप विद कॉन्फिडेंस। तो आजकल की आप देखोगे, जैसे मान लो आप बहुत अच्छी कोई जॉब करते हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, और आप बोलते हो घर पे जाके मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को जॉब छोड़नी है, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता है आपका, आपको अलाउ नहीं करेगा कोई। आप स्पेशली आपके पेरेंट्स, और मतलब आप पुरानी जनरेशन तो ऐसी है जो अलाउ नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है बहुत ही इनसिक्योर है ना, क्या इन स्टार्टअप खोलेगा, क्या ही करेगा, हमारे घर में ऐसा कुछ ऐसा कल्चर भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो बहुत डर डर लगता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टार्ट करना चाह रहा है उसका कॉन्फिडेंस ये लोग पहले ही क्रश कर देते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं करते, आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर, है ना। और जब आप देखते हो कि आपके घर वाले ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपका भरोसा और डाउन हो जाता है। तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, अगर आपका माइंडसेट वैसा है स्ट्रगल करने का, और अपने स्टार्टअप को बढ़ाने का, तो 90% ऑफ द जॉब तो आप वहीं हैंडल कर सकते हो। 90% आपका काम वहीं हो गया, माइंडसेट ही चेंज करने से। कोई भी चीज़ हो, भले ही इसका एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं है, चाहे आपको आईएएस भी बनना हो, तो आपका माइंडसेट पहले वैसा होना चाहिए, है ना। आपका जब तक माइंडसेट वैसा नहीं है तब तक आप कभी नहीं बन पाओगे, है ना। तो सबसे पहला है कि आप माइंडसेट अपना क्लियर करो कि हाँ मेरे को बनना है, मैं बनूँगा, और कुछ भी हो जाए मैं बनूँगा, समझ में आ रहा है। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या क्या आया है, तो एक नया स्वास्थ्य पोर्टल आया है, यूनियन किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर। अब देखो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मोस्टली चीज़ें ना मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें यही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एक रहता है न्यूज़ में, ठीक है, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ जो है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, ठीक है, ये रहता है, ठीक है, तो ट्राइबल फेडरेशन। तो ये
अगर कहीं भी शेड्यूल ट्राइब्स आ रहा है तो ये दोनों आप दिमाग में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड, यही दोनों मोस्टली इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर जो है उन्होंने एक नया ट्राइबल हेल्थ और न्यूट्रिशन पोर्टल लॉन्च किया जिसको बोलेंगे स्वास्थ्य, ठीक है, जिसका नाम है स्वास्थ्य। तो ये जो स्वास्थ्य पोर्टल है, नाम से ही पता चल रहा है स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, हेल्थ, है ना। तो ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल ही होगा। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई स्वास्थ्य है तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है। आपको बस ये याद रखना है कि ये किसके लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। किसने लॉन्च किया है, ट्राइबल मिनिस्टर ने, ठीक है। तो है क्या ये ई पोर्टल है, ठीक है। ई पोर्टल मतलब वही नॉर्मल जो वेब पोर्टल है बेसिकली, ठीक है, जिस पर ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की सारी जानकारी होगी, ठीक है। जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से, वो ट्राइबल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग वो सब आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है। इट विल क्यूरेट इनोवेट प्रैक्टिसेस रिसर्च बिलीव्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ एविडेंस एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आए ऐसी स्टेटमेंट तो आपको सही मानना है, ठीक है। इसमें कोई एक्सट्रीम चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है ना, ऐसा तो नहीं बोला कि ओनली दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल, ऐसा तो बोला नहीं है ना। तो ये जनरली जो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी सही होती हैं, स्पेशली जो ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ना, जो जस्टिस क्रिएट करते हैं, सोशल वेलफेयर क्रिएट करते हैं, उनके जो जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा सही होते हैं। समझ में आ गया। अदर इनिशिएटिव्स और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, तो नेशनल ओवर इनके लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, तो एक नेशनल ओवरसीज़ पोर्टल एंड नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल भी है, जो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ईज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स को। तो शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए नेशनल ओवरसीज़ पोर्टल है और नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल है। इसमें बेसिकली इनको फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है एम्पावरिंग ट्राइबल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एम्पावरिंग ट्राइबल्स और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाला जो डैशबोर्ड है ये किसके अंदर है, डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर है। और ये डिजिटल इंडिया मिशन किसके अंदर है, डिजिटल इंडिया मिशन है मीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, ये क्या काम करेगा, टू वर्क टूवर्ड्स एम्पावर, इस चीज़ को एम्पावर करेगा एंड विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। उनके लिए एफिशिएंसी लाएगा और ट्रांसपेरेंसी लाएगा। नॉर्मल एक ई न्यूज़ लेटर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में जिसको अलेख बोलते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको नॉर्मल याद रखना है कि ऐसे कुछ आ जाए, अलेख क्या है, तो वो ई न्यूज़ लेटर है किस पे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, ठीक है। फिर एक नमत बसाई है, ये क्या है, किसका इनिशिएटिव है, सबसे पहले तो केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। क्या है, इसमें हम ट्राइबल चिल्ड्रंस को टीच करेंगे उनकी मदर टंग में। तो बेसिकली ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं उनको हम पढ़ाएंगे उनकी मदर लैंग्वेज में। तो वो इनिशिएटिव क्या है, नमत बसाई, किसका इनिशिएटिव है, केरला गवर्नमेंट का। समझ में आ गया। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।